आज इस क्लास में हम कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने व्हाट इज इमोशन एंड जेम्स लांजे थ्योरी ऑफ इमोशन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं किया है तो पहले आप वो क्लास करें, तब फिर कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअलाइज होगा। तो पहले वो क्लासेस जरूर करें, वो मैं आई बॉक्स में दे दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूंगी, तो आप वहां से पहले क्लासेस बुक कर लें, तब फिर कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन में हम फिर वो डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन क्या है? बेसिकली ये सेंट्रल थ्योरी इसे कहते हैं। सेंट्रल थ्योरी, हाइपोथैलेमस थ्योरी एंड इमरजेंसी थ्योरी इसे कहा जाता है। सेंट्रल थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रधानता इस सिद्धांत में दी गई है, हाइपोथैलेमस की प्रधानता दी गई है। उनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि हाइपोथैलेमस ही संवेगों का केंद्र होता है। हमारी कोई भी जो इमोशनल प्रोसेसेस होती हैं वो हाइपोथैलेमस से होती हैं, और हाइपोथैलेमस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, आप सभी को पता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। और हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क का हमारा एक छोटा सा भाग है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे संवेगों का एक महत्वपूर्ण ये क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा, तो इस क्लास को डिटेल वाइज स्किप करके नहीं देखेगा कि भाई मैडम ने दिया है तो आप फिगर बना लीजिए सिर्फ, और फिगर बना के आप आगे बढ़ जाइए, या सिर्फ इसके इम्पोर्टेंस को समझ लीजिए, क्रिटिसिज्म को ना समझें। पूरे क्लास को थ्रू आउट आप समझिए, तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि मैंने इसमें जेम्स लांजे थ्योरी से भी कुछ कंपैरिजन किया है, क्योंकि आपको देख के लगेगा कि अरे जेम्स लांजे थ्योरी में भी यही चीजें आपने पढ़ी थी, बट ऐसा नहीं है। कंपैरिजन दोनों का कीजिएगा तो दोनों बिल्कुल दो अलग डिफरेंट थियरीज हैं। जेम्स लांजे में कॉर्टेक्स की इंपॉर्टेंस को बताया गया है, जबकि इसमें जो है हाइपोथैलेमस पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो दोनों थियरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस स्थान रखती हैं, तो दोनों ही थियरीज बहुत अच्छी हैं। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास। ओके, इस सिद्धांत के मुख्यतः तीन नाम हैं। पहला हो गया सेंट्रल थियरी, सेकेंड वन इज़ हाइपोथैलेमस थियरी एंड थर्ड वन इज़ इमरजेंसी थियरी। अब सेंट्रल थियरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइपोथैलेमस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन. That's why this is also called central theory of emotion, and this is also called the central theory of emotion, है ना। और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी थियोरी या आकस्मिक सिद्धांत। यह नाम इसलिए दिया गया कि हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस एक भाग है जो कि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर कंट्रोल का कार्य करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती हैं ना, वो हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों पर जितने भी जो सिक्रीशंस होते हैं ग्लैंड्स के, उन सब पर नियंत्रण का कार्य या कंट्रोल का कार्य कौन करता है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो इमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें हार्मोनल डिस्चार्ज या हार्मोनल सिक्रीशंस वो करती हैं। इस हार्मोन्स के कारण ही हम विभिन्न प्रकार के इमोशनल सिचुएशंस का सामना करने के लायक खुद को तैयार कर पाते हैं। जैसे भय के परिस्थिति में भागना, खुशी की परिस्थिति में खुशी में चीखना चिल्लाना या खुशी में क्लैपिंग करना, है ना। दुख की परिस्थिति में रोना या तनावग्रस्त हो जाना। तो मांसपेशियां जो होती है ना, उनको तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है जो इंटरनल ग्लैंड्स के सिक्रीशन से ही मिलती है। इसलिए दिस थियरी इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी थियरी ऑफ इमोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब इस सिद्धांत को किसने दिया? इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो इसे सबसे पहले वॉल्टर बी कैनन ने 1927 में दिया था, वॉल्टर बी कैनन। और सिमिलर रिजल्ट्स जो है वो फिलिप बार्ड ने भी 1934 में पाया। इसलिए इन दोनों ही जो है अमेरिकन दोनों ही अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे, है ना। दोनों ही अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट मतलब हो गए शरीर शास्त्री थे। उन लोग शरीर क्रिया पर कार्य कर रहे थे। और फिर वॉल्टर बी कैनन ने 1927 में ये थियोरी दिया, और सिमिलर रिजल्ट्स जो है वो फिलिप बार्ड ने 1934 में पाया। और
जिनमें मूल रूप से वॉल्टर कैनन ने ही यह सिद्धांत दिया था, लेकिन फिलिप बार्ड ने अपने रिसर्चेस में उनके सिद्धांत का समर्थन किया। उनके रिजल्ट्स भी सिमिलर पाए गए, इसलिए इसे कैनन बार्ड थियरी ऑफ इमोशन भी कहा गया। दे बोथ सेज दैट एन stimulating events trigger feelings and physical reaction that occur at the same time। जब भी कोई ग्राहक या रिसेप्टर से संवेगात्मक उत्तेजना उत्तेजित होती है, निकलती है, तो फीलिंग्स या फिजिकल बिहेवियर दोनों एक साथ होंगे। इमोशनल फीलिंग भी एक साथ होगी और फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल रिएक्शन भी दोनों एक साथ होंगे, और संवेग का मुख्य केंद्र जो होगा वो हाइपोथैलेमस होगा। They suggested that the both of these reaction originate simultaneously in the thalamus. This is a small brain structure responsible for receiving sensory information. It relays it to the appropriate area of the brain of processing। यानी पूरी तरह से इन लोगों ने हाइपोथैलेमस को ही संवेग का केंद्र माना और ये थियरी उन्होंने दी। अब जो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जेम्स लांजे थ्योरी में भी पढ़ा है हमने कि कॉमन सेंस थियरी ऑफ इमोशन क्या कहता है। हमें जो जैसा एक लेमैन की धारणा क्या है कि हम संवेग क्यों उत्पन्न होता है, तो संवेग ये है, हम ऐसा मानते हैं और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक सामान्य धारणा ये है कि जैसे ही हम किसी सांप को देखते हैं, है ना, तो काफ़ी डर जाते हैं और इसलिए हम भागते हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है उसमें हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम पहले डरते हैं इसलिए भागते हैं, हम पहले डरते हैं इसलिए हम रोने लगते हैं, हमें पहले दुख होता है इसलिए हम चिल्लाते चीखते हैं, हमें पहले सुख होता है इसलिए हम एक्साइटेड होते हैं। पर ये एक नॉर्मल धारणा है, जैसा कि जेम्स लांजे थ्योरी में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन सेंस थियरी ऑफ इमोशन, अ स्टिमुलस लीड्स टू एन इमोशन which then leads to bodily arousal through the autonomic nervous system, है ना। तो ये हमारी एक नॉर्मल धारणा जो है वो है सिचुएशन कॉमन सेंस ऑफ इमोशन। अब इस जो कैनन बार्ड थियरी के अकॉर्डिंग इमोशंस की घटनाओं में को समझने के लिए, कैनन बार्ड थियरी को समझने के लिए हम इसे एक फिगर की सहायता से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। दिस कैनन बार्ड थियरी में ये आता है, फिगर को ज़रूर ये बनाएं क्योंकि बिना इस फिगर के कैनन बार्ड थियरी इनकम्प्लीट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि भाई जेम्स लांजे थ्योरी में एक मैंने आपको फिगर बनाया था, तो उससे मिलता जुलता ही ये फिगर भी है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी कैन एनालाइज दिस फिगर, है ना। कैनन बार्ड थियरी के अकॉर्डिंग इमोशंस की अवस्था में घटनाओं का एक विशेष क्रम या सीक्वेंस होता है। सबसे पहले एक उत्तेजना हमारे ग्राहक या रिसेप्टर को उत्तेजित करती है, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, है ना। यहाँ सेंसरी नर्व इम्पल्स यानी कि संवेदी स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है जो सेंसरी नर्व्स के द्वारा मार्ग 1, आप 1 नंबर पे ध्यान दीजिए, रूट नंबर 1, है ना, मार्ग 1 से सेंसरी नर्व्स के द्वारा हमारे हाइपोथैलेमस में जाता है। इसके बाद इसे कॉर्टेक्स में जाना है। कॉर्टेक्स में जाने के समय यह स्नायु प्रवाह हाइपोथैलेमस में एक विशेष प्रकार का सिक्रीशन या स्राव उत्पन्न करता है। यह सिक्रीशन कैसा होगा? अब हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होने वाला ये सिक्रीशन या प्रवाह 2 हिस्सों में बट के एक हिस्सा मार्ग 4 के द्वारा कॉर्टेक्स में और दूसरा हिस्सा मार्ग 2 के द्वारा हमारे मसल्स और इंटरनल ग्लैंड्स एंड विसरा में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मार्ग 1 के द्वारा हमारे सेंसरी नर्व्स इम्पल्स यानी संवेदी स्नायु प्रवाह उत्पन्न हो रहे हैं जो सेंसरी नर्व्स के द्वारा मार्ग 1 से होकर हमारे हाइपोथैलेमस में जा रहे हैं। इसके बाद उसे कॉर्टेक्स में जाना है। कॉर्टेक्स में जाने के समय ये स्नायु प्रवाह हाइपोथैलेमस में एक विशेष प्रकार का सिक्रीशन उत्पन्न कर रहे हैं और अब हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होने वाला ये स्नायु प्रवाह 2 हिस्सों में बंटकर एक हिस्सा मार्ग 4 के द्वारा कॉर्टेक्स में और दूसरा हिस्सा फिर 2 हिस्सों में बंटकर मार्ग 2 के द्वारा हमारे मसल्स और इंटरनल ग्लैंड्स या विसरल्स में चले जाते हैं और साथ ही
मार्ग 3 के द्वारा कॉर्टेक्स से मोटर नर्व्स इम्पल्स हाइपोथैलेमस में पहुंचता है, जिससे हाइपोथैलेमस की क्रियाओं पर कॉर्टेक्स का अवरोधक प्रभाव या इनहिबिटरी इफेक्ट घट जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ने तो ऐसे ही फिगर आपने जेम्स लांजे में भी बताई थी, तो ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंपेयर हम करते हैं कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, लाइक्स जेम्स लांजे थियरी और कैनन बार्ड थियरी। यहाँ साइड में आप देखिए, मैंने जेम्स लांजे थियरी का एक पिक्चर दिया है जो कि पहले भी हम डिस्कस किया है हमने, है ना। पूरे प्रोसेस में क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों फिगर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जेम्स लांजे थियरी में डायरेक्ट कॉर्टेक्स में सूचनाएं जा रही थी, सेंसरी नर्व्स इम्पल्स मार्ग 1 के द्वारा सूचनाएं कॉर्टेक्स में जा रही थी, वहाँ से मार्ग 2 के द्वारा हमारे ग्राहक और हमारे मांसपेशियों में जा रही थी, हमारे मांसपेशियों और विसरल्स में जा रही थी। परंतु यहाँ बीच में कहीं थैलेमस का स्थान नहीं था। पर ये यहाँ क्या हो रहा है, कैनन बार्ड थियरी में बीच में बहुत बड़ा एक एरिया है जो कि थैलेमस है, और थैलेमस को ही संवेदनाओं का मुख्य केंद्र माना गया है, वहाँ पे कॉर्टेक्स को माना जाता था। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, इसलिए सेम पिक्चर नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियरली एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं कि क्या है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि एक सांप को देखा, एक कोबरा को देखा, तो एक सेंसरी नर्व्स इम्पल्स हमारे हाइपोथैलेमस में गया, ओके, जिससे हमारे ऑटोनोमिक अराउजल्स होते हैं, लाइक इंटरनल चेंजेस होगा, हमारा इंटरनल जो सिक्रीशंस है ना, वो सब होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव होगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, है ना, और साथ ही साथ व्यक्ति बहुत डर जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि डरेगा और भागेगा। अब यहाँ सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सबसे पहली बात क्या है, एलिसिटिंग स्टिमुलेट है, सब कॉर्टिकल एक्टिविटीज़ इन थैलेमस, ये भी हो रहा है। इस सब के साथ ऑटोनोमिक अराउजल लाइक इमोशनल एक्सपीरियंस और कॉन्शियस इमोशन इन फियर इमोशनल बिहेवियर, यानी कि यहाँ इमोशनल एक्सपीरियंस और इमोशनल बिहेवियर, मैंने यहाँ बीच में क्या मेंशन किया है, साथ साथ, यानी ये दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, 1 by 1 नहीं होंगी कि एक होगा उसके बाद दूसरी होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें, यानी कि इमोशनल एक्सपीरियंस और इमोशनल बिहेवियर दोनों एक साथ होती हैं। फिर से इसे समझते हैं। आई सी ए स्नेक, आई एम अफ्रेड, प्लस आई बिगेन टू ट्रेम्बल, मतलब मैं डरा और मैं भागा, दोनों ही चीज़ें हैं, है ना। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल आवर कॉन्शियस थॉट्स, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट विल से हे आई गेस आई फील नर्वस और हु आई एम स्वेटिंग अ लॉट। All of these processes are happening at the same time and may vary from person to person. पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा, पर दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, इमोशनल एक्सपीरियंस और बिहेवियर चेंजेस जो होंगे। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जस्ट इमेजिन, है ना, योर फर्स्ट डे कैन बी स्ट्रेसफुल इन योर जॉब। Imagine that you are starting a new job and your first day can be stressful. You will be meeting new co-workers, making first impressions, learning more about your roles and participating in training or meetings. Cannon Bard theory suggests that you would experience both physical and emotional signs of stress simultaneously. You might feel nervous and experience an upset stomach. इस एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है कि आप एक नई जॉब अगर जा रहे हो और फर्स्ट डे आपका जॉब का है, तो आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आपको सभी नए लोगों से मिलना है और अपना भी फर्स्ट इम्प्रेशन आपको अच्छा देना है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको ट्रेनिंग मीटिंग्स भी करनी है, सबसे मिलना भी है, तो ऐसी स्थिति में अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थियरी आपको फिजिकल एंड इमोशनल साइंस दोनों ही हो रहे हैं। फिजिकल यानी आपको पसीने भी आ रहे हैं, और इमोशनल यानी आपको अंदर से एक तनाव की स्थिति भी बनी हुई है ना। तो आपको यहाँ एकदम सूटेबल होता है कैनन बार्ड थ्योरी कि हाइपोथैलेमिक जो रूल है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू मीट विथ योर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय के बाद आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, यू आर एक्साइटेड टू स्पेंड टाइम विद देम,
यानी वहाँ एक डर और फियर का माहौल था और यहाँ एक खुशी का माहौल है. यू एक्सपीरियंस बोथ फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट एज वेल एज स्वेटी पाम्स एंड ए रैपिड हार्ट बीट. अपने फ्रेंड्स से बहुत दिनों बाद मिल रहे हो तो क्या होता है, जैसे आप तनाव की स्थिति में थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हो, वैसे ही आप खुशी की स्थिति में एक्साइटेड जोन में चले जाते हो. तो वैसे भी स्थिति में दोनों ही चीज़ें, इमोशनल चेंजेस और बिहेवियरल पैटर्न दोनों एक साथ होते हैं. अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या क्रिटिसिज्म किए गए हैं. तो बहुत कम क्रिटिसिज्म है, लेकिन जो भी हैं वो हैं. देखिए, कई बार ऐसा पाया गया है कि कई एक क्रिटिसिज्म तो किए गए हैं इनके खिलाफ, पर आप योगा एंड मेडिटेशन के एरिया में आप चले जाओ तो प्रैक्टिशनर यूज्ड डीप ब्रीदिंग एंड फिजिकल प्रैक्टिसेस टू चेंज देयर इमोशनल स्टेट. सिमिलर studies have shows that the making certain facial expression you can change your emotion. कई एक योगा टेक्निक्स ऐसे हैं जिनमें ये बताया जाता है कि अपने इमोशनल स्टेट को, अपने स्ट्रेस को आप चेंज कर सकते हो योगासनों के द्वारा. तो उस स्थिति में कैनन बार्ड ये सिद्धांत नहीं बता पाता है कि ये कैसे संभव हो पाता है कि भाई हम मेडिटेशन के द्वारा या योगा के द्वारा अपने स्ट्रेस को हम कम कर पाते हैं या अपने फेशियल एक्सप्रेशन और अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर पाते हैं, है ना. और कैनन बार्ड थ्योरी arguing that physiological changes do have some sort of impact on our emotion. Theories like Schuster-Singer theory attempt to bring the James Lange theory and Cannon Bard theory together. This theory says that while physical reaction occur before emotion, these reaction may be cause different emotion. मतलब ऐसे कैनन बार्ड थियरी एक बहुत अच्छी थियरी है. जेम्स लांजे थियरी के विरोध में ही इसका समर्थन, इसका सिद्धांत का उद्भव हुआ था. और ये सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने में सफल है कि हमारे आंतरिक अंगों तथा कॉर्टेक्स के बीच संबंध समाप्त कर देने पर भी संवेगात्मक अनुभूति क्यों होती है. आपको पता होगा कि जब जेम्स लांजे थ्योरी का हम लोगों ने क्रिटिसिज्म कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, तो उसमें यही था कि भाई आंतरिक अंगों और कॉर्टेक्स के बीच संबंध समाप्त कर देने पर भी संवेगात्मक अनुभूति क्यों होती रहती है, पैरालाइज्ड व्यक्ति में भी संवेगात्मक अनुभूति क्यों होती है. तो ये सिद्धांत ये बताता है कि पैरालाइज्ड हो जाने पर भी चूँकि हाइपोथैलेमस हमारा कार्य करता है, इसलिए हमें संवेग की अनुभूति होती है. इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की व्याख्या भी संभव है कि एड्रेनलिन की सुई दे देने पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, है ना. तो ये सिद्धांत हर तरह से एक बहुत अच्छा सिद्धांत है और कुछ क्रिटिसिज्म किए गए हैं, पर फिर भी ये सिद्धांत संवेग के क्षेत्र में एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित कर चुका है कैनन बार्ड सिद्धांत. ठीक है. हालांकि लैशले ने, मैसरमैन ने, आर्लोन ने, लीपर ने बहुत सारे इसके क्रिटिसाइज़ किया है इसको, पर फिर भी ये अपने क्षेत्र में बहुत ही स्थान रखता है ना. संवेग के क्षेत्र में कैनन बार्ड सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है. तो लेट्स लर्न एंड वी विल सी ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, गुड बाय फ्रेंड्स.